नेक्स्ट किंग जो अकबर के बाद बनता है, अकबर का बेटा सलीम, जिसका दूसरा नाम था, शहंशाह की गद्दी पर बैठा तो उसका नाम पड़ा जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है संसार का शासक, इसे शेखू भी बोलते थे। शेखू 1605 से 1605 से लेकर 1627 तक जो है ये बैठता है गद्दी पर, अच्छा शासन करता है। पिताजी की स्टेबिलिटी का फ़ायदा जो है जहांगीर को मिलता है, सलीम को मिलता है। और सलीम को लेकर जो है एक बड़ी 2-4 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास हैं। एक तो ये शराब का बहुत शौकीन आदमी था, बहुत ज़्यादा, बहुत दारू पीता था, बहुत। और लिखा भी है इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर ने लिखी है, तुजुक आ जहांगीरी। 2 ही मुग़ल शासक हैं जिन्होंने जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजुक बाबरी बाबर और तुजुक जहांगीरी जहांगीर। उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी बातें वो जो है अपने बारे में लिखता है, जिसके इतिहास की जानकारी हमें इसके ऑटोबायोग्राफी से पता चल जाती है या हो जाती है। लिखता है वो जहांगीर, एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को कि 2 टुकड़ा गोश्त और 1 प्याली शराब के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज नूरजहां के कदमों में रख दिया। जहांगीर थोड़ा सा जो है शौकीन आदमी था और उसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी वाइफ नूरजहां। नूरजहां जिसका रियल नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा मेहरुनिसा बोझ अब विडो, विडो थी और सलीम उससे शादी कर लेता है। नूरजहां का एक भाई होता है आसफ खां। औरंगजेब की जो संस्कृति है, औरंगजेब का जो टाइम है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आसफ खान का। नूरजहां का भाई था आसफ खां। नूरजहां एक टैलेंटेड महिला होती, और जब कश्मीर के एक्सपीडिशन में जहांगीर फंस जाता है तो नूरजहां आर्मी को लेकर जहांगीर को बचाने के लिए जाती थी। तो काफ़ी टैलेंटेड महिला है वो। चार 5 महिलाएं हैं मुग़ल शासन में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली जो अकबर की माँ है, हमीदा बानो। दूसरी हैं अकबर की वाइफ हरकाबाई या जोधाबाई। तीसरी हैं नूरजहां। चौथी हैं गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। पांचवी है रोशन आरा
और उनकी दूसरी सिस्टर हैं जहांआरा। ये औरंगजेब की बहनें हैं, और रोशन आरा और जहांआरा। 5 महिलाओं का पता होना चाहिए कौन कौन क्या क्या है मुगल में। तो बाकी सारे काम जो उसके पिताजी ने करने को कहा था वो सारे काम जहांगीर करता है। कोई छेड़छाड़ किसी तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन या उनके किए गए अच्छे कामों में नहीं करता है, बल्कि एक बहुत अच्छी चीज़ करता है, वो अपने दरबार में इंसाफ़ अदल लगवाता है। इंसाफ की जंजीर, जिसका नाम था इंसाफ़ अदल। इंसाफ़ अदल, इंसाफ की जंजीर बोला गया, घंटी बोला गया जस्टिस के लिए। जस्टिस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी राजा के लिए, उस पर एम्फेसाइज किया इसने जहांगीर ने। जहांगीर ने साउथ के जो राजा थे उनके साथ अच्छे संबंध बनाए, साउथ के रिलेशंस। देवगिरी और बहमनी साम्राज्य आपको पता है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, उनसे बनाए। और इब्राहिम आदिल शाह जो बहमनी साम्राज्य का राजा भी था, उसको वो अपना बेटा कह के बुलाता था, उसको लेटर लिखता था। संबंध अच्छे बना लिए उसने, और कुल मिलाकर हिंदुस्तान को एक पीसफुल माहौल देने की कोशिश की जहांगीर ने। सबसे बड़ी उपलब्धि जहांगीर की 1615 ईस्वी में रही। उन्होंने राणा अमर सिंह से समझौता किया। राणा अमर सिंह मेवाड़, अभी बताया हल्दीघाटी। तो ये राणा अमर सिंह से समझौता जो है 1615 ईस्वी में ये करते हैं, और राणा प्रताप के टाइम का जो विवाद है वो ख़त्म कर लेते हैं। चित्तौड़ और मेवाड़ का दोस्ताना किससे हो जाता है? मुग़ल सत्ता से हो जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जहांगीर 1615 में। मनसबदारी सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करता है ये। उसे पता चला कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, उसके जो बेटे हैं वो सक्सेसर के जो युद्ध है, वॉर है, उसमें सक्सेसर के बैटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उसको, इसलिए मनसब को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए 2 अस्पा और 1 अस्पा पद्धति लेकर आता है। मैं आपको सिंपल भाषा में मनसबदार या फिर 2 अस्पा और 1 अस्पा के बारे में बताता हूँ, चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा। माना कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक क्षेत्र है, उसमें CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CDO है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, DC है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और SP है, ठीक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सब मनसबदार हैं। कौन है? मनसबदार हैं। लेकिन चारों की जो सैलरी है और मिलिट्री है। क्या बोला मैंने? मिलिट्री है। किसका कितना होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। हैं सब कितने, क्या है ये सब? मनसब हैं, लेकिन सैलरी और मिलिट्री किस पर कितनी है ये एक अहम बात है, जो इसने 2 अस्पा और 1 अस्पा के माध्यम से स्टार्ट की। अब किसी भी जात के पास में किसी के पास में कितने हैं? 4000 जात है। रैंक कितनी? 4000, और 4000 ही सवार हैं। क्या हैं? तो उसे सैनिक कितने मिलेंगे? 4000। उसकी सैलरी 4000 के बराबर कर देगा जहांगीर। कितने के बराबर? 4000 के बराबर कर देगा। और 500 जात और 500 सवार हैं, तो सैलरी कितने वाली मिलेगी? 500 वाली मिलेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और फिर इस पर एक रूल लगा देगा 1 अस्पा और 2 अस्पा का। 2 अस्पा रूल क्या कहता है
कि सैलरी में, किसमें, सैलरी में जो रैंक वाला जो जात है उसकी सैलरी में एक अस्पा मतलब एक हिस्सा किसको देना पड़ेगा? मनसब को खुद देना पड़ेगा। और कई क्षेत्र ऐसा है जहां पर मनसब कमज़ोर हैं, जैसे अफ़गानिस्तान वाला रीजन या कोई ट्रांजिशनल फॉर्म वाला, तो उसमें मनसब जो है उसमें 2 अस्पा देना पड़ेगा या 1 अस्पा, सॉरी, ज़्यादा वाले में ज़्यादा अस्पा, कम वाले में कम अस्पा। ये रूल किसने स्टार्ट किया? जहांगीर ने, मनसबों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और भी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, ये अगर 1 अस्पा और 2 अस्पा मामला था। अब आता है जात है, सवार है। माना कि जात तुम्हारे पास हैं 1000, मान लो 1000 जात हैं और सवार कितने हैं? 1000। अब तुम्हारे पास में सोल्जर कितने हैं? 1000। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब तुम चाहते हो कि तुम्हें नीड है ज़्यादा सोल्जर्स की। ठीक है, क्या सोल्जर्स की ज़्यादा नीड है, तो कुछ क्षेत्रों को वो 2 अस्पा बना देगा। तो क्या करेगा कि 1000 वाले जात और सवार वालों को अगर 1000 सोल्जर से काम नहीं चल रहा है तो उन्हें 2 अस्पा दे देगा वो। तो वहाँ पर वो अब कितने सोल्जर रख सकते हैं? 2000 सोल्जर। कितने? 2000 सोल्जर रख सकते हैं। तब 1000 जात और 1000 सवार वाला 1000 सवार की वो सोल्जर की जगह पर कितने रख सकता है? ये 2 अस्पा हुआ। क्या हुआ? ये 1 अस्पा क्या है? जब 1000 ही रहे। अब इससे क्या होगा कि कोई भी राजा है, जैसे शिवाजी टाइप का कोई भी राजा, अपने अगर सैनिकों को बढ़ाना चाहता है तो सैनिकों की संख्या बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, कंसोलिडेशन अच्छा होगा। तो 1 अस्पा और 2 अस्पा के माध्यम से मनसबदार को और भी मजबूत बनाया इसने। मजबूत हो गया मनसबदार। अब आई समझ में? इसके बाद में सैलरी का सिस्टम यह है कि सैलरी उसमें से जो है अलग अलग सेक्शन से जाती थी, रेवेन्यू के सेक्शन में। ठीक है, तो उसमें जो नई सैलरी होगी उसकी आधी सैलरी कौन देगा? मनसब खुद देंगे। जब आर्मी रख, हाँ जी, ये सैलरी का फैक्टर है। भैया जात जो है वो जात और सवार जो है ये ऑफिशियल रैंक्स और सोल्जर्स घुड़सवार हैं, घोड़े। जी जी, कैवलरी। ठीक है, मुमताज महल का नाम सुना था आपने? अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हिरार्की बताने की चीज़ नहीं है वैसे। नूरजहाँ से शादी की, नूरजहाँ का भाई आसफ खान। कौन? आसफ खान। आसफ खान का की जो लड़की है वो है मुमताज महल। ठीक है, और इधर जहांगीर का जो लड़का है खुर्रम, शाहजहाँ जिसको कहा गया बाद में, वो जहांगीर का लड़का है। तो शाहजहाँ अपनी सौतेली बहन से ही क्या कर लेगा? शादी कर लेगा, जिसको मुमताज महल कहा गया। समझ गए? अब कहानी में बहुत ज़्यादा खोज पोज हो जाएगा। जहांगीर का मामला समझ में आया आपको? उसके बाद में लिखिए शाहजहाँ, जिसे खुर्रम कहा गया। और खुर्रम के बीच में जो सक्सेसर का बैटल है ये बहुत ज़्यादा चलता है। 4 भाई होते हैं ये, खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज़। इसमें आसफ खां की लड़की की शादी नूरजहाँ किससे करवा देती है? खुर्रम शाहजहाँ से करवा देती है। तो शाहजहाँ का पल्ला भारी हो जाता है। और कौन बनता है फिर जहांगीर के बाद में? शाहजहाँ बनता है। और
ना, अनारकली तो तवायब थी। कहाँ लिखा हुआ है? पहले बताओ कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, पहले बताओ कहाँ लिखा हुआ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में जो है वो बताओ, ठीक है। बाकी तो अपनी कहानियाँ तो चली रही हैं तमाम यूट्यूब वगैरह पर सब कुछ। पहली बात तो नूरजहाँ वो अनारकली जैसा करैक्टर इतिहास में है ही नहीं, ठीक है। आप लेट आई हो ना, अभी मैंने बता दिया हूँ। जहांगीर जब अफ़गानिस्तान जाता है तो वहाँ मुलाकात होती है नूरजहाँ से, वहाँ की रानी की विडो होती है वो मुमताज़ महल है, लाडली बेगम। निकाह है वो शाहजहाँ से हो जाता, सौतेले भाई से। और जो लाडली बेगम के पापा थे वो भी उनके वो थे क्या भाई? लाडली बेगम के जो पापा थे मतलब उनके पहले पति। देखो एक तो होता है खुर्रम जिसे कहा गया शाहजहाँ, ठीक है। ये सलीम की जो पहली वाली बीबी थी, ठीक है, उसका बेटा है। सलीम दूसरी शादी करता है नूरजहाँ से। नूरजहाँ से एक लड़की पहली है जिसको बोला गया लाडली बेगम। हाँ बोलो। नूरजहाँ का जो भाई होता है वो उसका होता है कमांडर। अरे बताया तो, आसफ खां। आशफ खां। तो आशफ खां उसका वो कैसे बन जाता फादर इन लॉ? किसका? शाहजहाँ का। हाँ। क्योंकि मुमताज़ महल आसफ खां की बेटी है, लाडली बेगम अलग है, मुमताज़ महल अलग है। लाडली बेगम तो फिर वो शहरयार से शादी होती है उसकी दूसरे वाले की। ये भाई साहब, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप फैक्ट में ले जा रहे हो, कहानी मैंने बताई थी। अब ध्यान से देखो, अब मुझे जो है पूरा कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा। पहला राजा है खुसरो, दूसरा है खुर्रम, तीसरा है शहरयार परवेज़, ठीक है। सुन लो अब मेरी बात ध्यान से। जहांगीर की शादी होती है किससे? नूरजहाँ से। नूरजहाँ का भाई है आसफ खान। नूरजहाँ की पहली लड़की है लाडली बेगम। लाडली बेगम से शादी हो जाती है शहरयार की। नूरजहाँ की दूसरी लड़की है वो इसके आसफ खां की दूसरी लड़की है जिसका नाम है मुमताज़ महल। क्या नाम है? मुमताज़ महल। मुमताज़ महल की शादी हो जाती है खुर्रम से। तो शाहजहाँ का जो शाहजहाँ है ये, इसका ससुर कौन हुआ? आसफ खान, ठीक है। कौन हुआ? आसफ खान। इस तरीके से जो है ये बनता है। इसलिए आसफ खां का सपोर्ट मिलता है, जैसे ही शाहजहाँ को, खुर्रम को, वो राजा बन जाता है, ठीक है। इधर नूरजहाँ काफ़ी दिमाग चलाती है शाहजहाँ के खिलाफ भी कि शहरयार बन जाए मेरा दामाद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आसफ खां का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। भैया, तो आसफ मुमताज महल भी तो नूरजहाँ की बेटी है। बेटी नहीं हुई वो उसके भाई की बेटी हुई। आसफ खान के भाई की बेटी है। नूरजहाँ के भाई की बेटी आसफ खां की बेटी है मुमताज़ महल। क्या आसफ खान की बेटी? भाई ये पहली वाइफ की उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है? ना 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 ना। ये आसफ खां वही जो कहता हूँ उनका घोड़ा जो काटते हैं। नहीं बैठ लो हिंदी गाड़ी। वो शाइस्ता खां है भाई साहब। देखिए जहाँ क्या नाम है इसका? शाहजहाँ समझ में आ रहा है? तो शाहजहाँ का पर्सनैलिटी देख लीजिए। शाहजहाँ वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड किंग, बहुत ही कन्फ्यूज राजा था वो। अब शाहजहाँ पर आते आते कहानी बिगड़ जाएगी।
लेकिन शाहजहाँ के लिए गोल्डन एरा कहा जाता है। लिख लो कि गोल्डन एरा ऑफ मुग़ल पीरियड जो है वो क्या है, वो शाहजहाँ का टाइम है। क्वेश्चन पूछा गया कई बार। बहुत कंफ्यूज आदमी था और इस पर जो है ना मुमताज़ महल का बड़ा प्रभाव था। ठीक है, बहुत कुछ कुछ हरकतें ही ऐसी करेगा, बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत। सलाहकार अच्छे मिले नहीं इसको और ये शाहजहाँ कुछ गलत कदम उठाता चला गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी दहलीजें उठी। और औरंगजेब को जितना हम दोष देते हैं, औरंगजेब की जितनी भी नीतियाँ थीं वो सब पहले ही इनिशियल स्टेज किसने दी थी उन्हें? शाहजहाँ ने ही दी थी। मैं आपको बताऊंगा अभी। आर्किटेक्चर के लिए शाहजहाँ के काल को जाना जाता है, गोल्डन एरा है इंडिया का, गोल्डन एरा। अब शाहजहाँ के टाइम पर स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पैसा आ रहा है बहुत हिंदुस्तान में, बहुत हिसाब से ज़्यादा पैसा आ रहा है। रीजन है उसका विदेशी कंपनियां। शाहजहाँ के टाइम पर विदेशी लोग क्या आ गए, भारत में आने लगे और विदेशी कंपनियां भारत से डायरेक्टली सामान लेती थी मार्केट से और डायरेक्टली सामान बिकता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतने बड़े पैमाने पर हुआ नहीं था, इसलिए भारत का सामान पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। चिमनियाँ देखा होगा आपने, कपड़े, टेक्सटाइल, कॉटन, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आया और वही पैसा तुम ताजमहल में देखोगे लगा हुआ वो पैसा। इसीलिए गोल्डन एरा भी कहा जाता है। ठीक है, कंपनी क्या करती थी, विदेशी कंपनी भारत में आती थी, यहां से खरीदती थी और बाहर बेचती थी। हमें भी फायदा, उन्हें भी फायदा, बहुत बड़े पैमाने पर। इंडिया सोने और चांदी से भर गया। सोने और चांदी से भर गया इंडिया शाहजहाँ के काल में, बहुत पैसा आया। और जब पैसा आता है इंसान के पास में तो वो नए से नया मकान बनाता रहता है। इसीलिए शाहजहाँ के टाइम में, मुग़ल पीरियड में जो आर्किटेक्चर था वो बड़ा मजबूत रहा। उसने रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली का, उसने जामा मस्जिद बनवाई, उसने जो है ताजमहल बनवाया। ताजमहल में कौन सा पत्थर लगा है? ठीक है, मकराना संगमरमर का सफ़ेद पत्थर, बहुत महंगा पत्थर है ये, सबसे बढ़िया क्वालिटी का। अब इसने 3 बातें मैं बता रहा हूँ। पहला काम इसने क्या किया, इसने दक्कन के अहमदनगर को कब्जा लिया, अपनी उस पर कब्जा कर लिया, वो बड़ा कर दिया और भी साम्राज्य। किसको? दक्कन के अहमदनगर। दूसरा काम क्या किया इसने, बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में जगह जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। पैसा था ही, अब बहुत फैला देगा ये साम्राज्य अपना। तीसरा काम क्या किया इसने, जो इसने गलती भी इसकी मानी जाती है, सेंट्रल एशिया के मामलों में इंटरफेयर करने लगा ये। नजर मोहम्मद के मामले में, सेंट्रल एशिया का राजा है नजर मोहम्मद। जब इतने पैर पसारी लिए इसने, देखो सेंट्रल एशिया में हम कभी नहीं गए और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं बाहर जाने की और उसमें है भी नहीं कुछ, लेकिन इसने ऐसा कर लिया, दिक्कत हो गई। अब जब इतने पैर पसारी लिए शाहजहाँ ने, तो फिर आपको पता है रेवेन्यू तो प्रॉब्लम होना ही है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो आना ही था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया और जब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया तो खालिसा लैंड इसको बढ़ाना पड़ा। कौन सा लैंड? खालिसा या खालसा, इसको खालसा या खालिसा बोला गया है। ये सरकारी लैंड होती थी जो डायरेक्टली, और खालिसा लैंड का सिंपल सा डेफिनेशन है, जिसका रेवेन्यू डायरेक्टली ट्रेजरी में जाए वो क्या होगी?
ठीक है। अब खालिसा लैंड इज द गवर्नमेंटल लैंड, स्टेट लैंड, तो अपने खालिसा लैंड को बढ़ाने लग गया। अभी देखो जैसे ही खालिसा लैंड बढ़ेगा तो लैंड किसी से छीना जाएगा या खरीदा जाएगा, तो जनता नाराज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खालिसा लैंड लिख लेना, समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल खालिसा लैंड किसे कहते हैं। ठीक है, एक तो जो है आम आदमी को टेंशन कर दी इसने, एग्रीकल्चर वालों को। दूसरी टेंशन इसने मनसबदारों के अंदर पैदा कर दी। इसने रूल लगाया 1/3, 1/4, 1/5। तो इसने क्या कर दिया, अब वो जो सवार के ऊपर सैलरी दी जाती थी सवार को, उसने क्या किया कि अगर आप यूपी से हैं अच्छा खासा, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा सवार के ऊपर 1/3। तो अब मनसब को अपनी सैलरी का 1/3 किसको देना होगा? सवार को देना होगा। और अगर आप अफगानिस्तान वाले रीजन से हैं तो 1/5 कम वाला। ऐसे बांट दिया हिंदुस्तान को 1/3, 1/4, 1/5 में। तो इससे मनसब नाराज हो गए। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या आ गया? इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मुगल एम्पायर के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, किसके टाइम पर? शाहजहां के। और इकोनॉमिक क्राइसिस गेव द बर्थ टू द पॉलिटिकल क्राइसिस। ऑलवेज आज भी खालिसा को क्राउन लैंड कहा जाता है। एनसीईआरटी में यह शब्द यूज होगा, खालिसा, खालसा या फिर क्राउन लैंड। तो मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम में क्राइसिस स्टार्ट हो गया। और फिर इसने डायरेक्टली शाहजहां ने कह दिया कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे रेवेन्यू इंक्रीमेंट करना है। अब इसने जो है टैक्स बढ़ा दिया। तो लिख लो, रेवेन्यू इंक्रीमेंट कर दिया शाहजहां ने। अब रेवेन्यू इंक्रीमेंट होगा तो एग्रीकल्चर में जो सबसे डोमिनेटिंग कास्ट है जाट बोले हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं बढ़ाएंगे रेवेन्यू, कुछ भी हो जाए। अब जाट कम्युनिटी जो है वो आर्मी में है जवान, और आर्मी में नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर में रहेगी किसान। इन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली। अब यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस में शाहजहां की तबीयत खराब हो गई। शाहजहां की क्या हो गई? तबीयत खराब हो गई। शाहजहां की तबीयत खराब होते ही वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया 4 भाइयों के बीच में। इसके जो 4 लड़के थे, कौन कौन से? बोलो। शाह सूजा और मुराद, 4 भाई। दारा सिको, शाह सूजा, मुराद और औरंगजेब। वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ।
औरंगजेब की स्टोरी हम बाद में सुनेंगे।